हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैप्टर को लेके। बहुत लोग इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं, बट इतना समझ लो कि पूरे बायोलॉजी का ABCD है। मतलब इसको जाने बिना पूरा चैप्टर आगे का नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जनन का ABCD है ये, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो है जीवन अवधि या जीवन काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइफ स्पैन कहा जाता है। अब ये जीवन काल होता है क्या है? जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। अब ये क्या होता है? जन्म तो जानते हो, जब जीव का जन्म होता है, और प्राकृतिक मृत्यु मतलब जीव अपने आप जब मरता है, ठीक है ना। कोई एक्सीडेंट में या फिर किसी और तरीके से ना मरे, वो एकदम बूढ़ा होके अपने आप मर जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है। तो जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है उसी को हम लोग कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल। समझ गए? अब देखो, हर जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मान के चलो, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। जैसे अगर तितली का बात किया जाए तो तितली का कितना होता है? तितली होती है 1 से 2 सप्ताह। बहुत जीती है तो कितना जीती है? 1 से 2 सप्ताह। सिकोया जो है, ये एग्जाम्पल है। ये सिकोया जो है, सिकोया वृक्ष है जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, वो लगभग 3000 से लेकर 4000 साल तक क्या होता है? जीता है। कितना दिन तक? 3000 से 4000 साल तक। इसी तरह अलग अलग जीव की जीवन अवधि भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अब थोड़ा आगे देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है। देखो, जीव की जीवन अवधि और उनके शरीर के आकार में कोई संबंध नहीं होता है। इतना याद रखिएगा कि जीव की जो जीवन अवधि है, मतलब जो उसका लाइफ स्पेन है, और उसके शरीर का आकार जो है, उसमें कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़ा जीव है तो ज्यादा दिन तक जिएगा, छोटा जीव है तो कम दिन तक जिएगा, ऐसा नहीं है। देखो, अब मान के चलो एग्जाम्पल से हम तुमको समझाते हैं कैसे ये चीज काम करती है। देखो, अब मान के चलो ये तोता है। एक जानवर क्या होता है? तोता, सॉरी पक्षी है, और कौवा भी क्या? एक पक्षी है। तो दोनों का साइज अगर देखोगे ना, तोता छोटा होता है कौवा से, और कौवा क्या होता है? बड़ा होता है। अब तुमको लगेगा कि तोता बहुत कम दिन जीता होगा और कौवा बहुत ज्यादा दिन जीता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तोता जो होता है ना, भले छोटा होता है, लेकिन उसका जो है उसका जो लाइफ स्पेन है, मतलब उम्र है जो 140 साल तक होती है, और कौआ का सिर्फ 15 वर्ष तक जीता है। समझ गए? तो तोता और कौआ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो देखो लाइफ स्पेन 140 वर्ष और कहाँ है? 15 वर्ष। तो आप समझ जाना कि जीवन अवधि से उसके शरीर का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हाथी अगर बड़ा है तो बहुत दिन तक जिएगा। देखो अगला क्वेश्चन। अब जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, ठीक है, जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, उसकी मृत्यु क्या है? अंत मृत्यु ही है। जीव की जीवन अवधि चाहे कितनी भी हो, उसकी जीवन का अंत मृत्यु ही है। मतलब कोई भी जीव अमर नहीं है। अब यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन एक स्पेशल लाइन यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। कोई भी जीव अमर नहीं है, याद रखना, कोई भी जीव अमर नहीं है सिवाय एक कोशिकीय जीवों के। सिवाय किसके? एक कोशिकीय जीवों के। अब ऐसा क्यों? एक कोशिकीय जीव अमर है क्या? नहीं, ऑलमोस्ट अमर है, मतलब लगभग अमर के बराबर है, बट अमर होते नहीं है वो। अब कैसे नहीं होते हैं? देखो, मान चलो ये अमीबा है। अमीबा है तो ये क्या करता है? अमीबा इस तरह से अपने आप को डिवाइड करके 2 अमीबा इस तरह से बना लिया। यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में, तो यहाँ पे 2 अमीबा क्या किया? बना लिया। अब देखो, ये जो ओरिजिनल अमीबा था ये डिवाइड होकर 2 में बन गया। तो ये ओरिजिनल अमीबा ये वाला कहाँ गया? ये वाला मर गया? नहीं, मरा नहीं है। ये अपने आप को डिवाइड करके को बना दिया, 2 अमीबा यहाँ पे रेडी कर दिया। तो ये मरा नहीं, एक्चुअली डिवाइड होकर 2 बना दिया। तो यहीं पे लिखा है कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती। एक कोशिकीय जीवों की जो प्राकृतिक मृत्यु है वो नहीं होती है, कभी नहीं होती, ठीक है। वे स्वयं को विभाजित करके नया जीव बना लेते हैं, इसीलिए वो क्या है? अमर के बराबर माने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमर है। अब देखो, कुछ जीवों की जीवन अवधि यहाँ पे लिखा गया है। कुछ जीवों की जीवन अवधि यहाँ पे क्या है? लिखा गया है। अब बताते हैं जीवों की जीवन अवधि क्या होता है। देखो, बिल्ली जो है, बिल्ली कितना साल तक मैक्सिमम जी सकती है? बिल्ली जी सकती है 35 से लेकर 40 वर्ष तक। यहाँ पे इस सारे जीव का लिस्ट है नीचे, और यहाँ पे सारे जीवन अवधि उसका लिस्ट दिया गया। तो बिल्ली कितना दिन तक जी सकती है? 35 से लेकर 40 साल तक। मगरमच्छ कितना साल जी सकता है? 60 वर्ष तक, 60 साल तक। कुत्ता, कुत्ता ही होता है। देखो, कुत्ता का एवरेज लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है? 13 से लेकर 17 साल के बीच में होता है। बट यहाँ पे किताब में देखोगे तो दिया है 20 से लेकर 30 साल तक। अब ऐसा इसलिए
ऐसा इसलिए होता है कि देखो कुत्ता ना जनरली इतना दिन तक जीते नहीं है, वो आपस में लड़ते रहते हैं, कटते रहते हैं, काट कूट के अपने में क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े परा लेते हैं अपने में, मतलब वो सड़ जाते हैं, सड़ के जल्दी ही मर जाते हैं। तो एवरेज लाइफ स्पेन 13 से लेकर 17 साल के बीच में होता है, लेकिन बुक में यहाँ 20 से 30 साल तक दिया। कुछ कुत्ते जीते हैं, लंबा उम्र भी जीते हैं, ठीक है, बट जनरली 13 से लेकर 17 साल तक होता है। अब देखो हाथी का उम्र कितना है, 65 साल है। मतलब घोड़ा का 60 साल है। कछुआ का उम्र बहुत ज्यादा होता है, देखने में बहुत स्लो है लेकिन चलता बहुत, उम्र उसका ज्यादा दिन तक है। बरगद वही 200 से लेके 250 साल तक है। अब कोलकाता का जो ब्रिज, कोलकाता का ब्रिज बोल रहे हैं, कोलकाता में जो बरगद का पेड़ है वो बहुत साल पुराना है। अब नोट में एक बात याद रखना, देखो कोई भी जीव सबसे पहले उसका क्या होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि से वो परिपक्व होता है, परिपक्व किसके लिए, जनन के लिए, और जनन के बाद लास्ट में उसका क्या होता है, मृत्यु होता है। तो इस तरीके से एक साइकिल है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो साइकिल है उसको जन्म, वृद्धि, परिपक्व, जनन और फिर क्या है उसका मृत्यु। तो ये एक साइकिल है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जनन क्या होता है, देखो जनन किसको कहते हैं। अब जनन यहां से स्टार्टिंग, अब जाके यहां से चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा। जनन, सबसे पहला जनन बोलते हैं किसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओनली रिप्रोडक्शन। अब जनन किसको कहते हैं, जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें वो अपने ही समान छोटे से जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। जनन जीवों क्या है, क्षमता है जिसमें अपने ही समान छोटे से जीव को, मतलब अपने ही समान और छोटे से, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों बता रहे हैं, देखो अपने ही समान इसलिए कि अगर हाथी बच्चा देगी तो हाथी देगी, गधा नहीं देगी, और गधा बच्चा देगा तो घोड़ा नहीं देगा, गधा ही देगा, और घोड़ा देगा तो भैंस का नहीं देगा, वो घोड़ा का देगा। ठीक है, मतलब जो जीव होगा वो अपने ही समान देगा, छोटे से जीव को क्या करेगा, जन्म देगा। अब आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोलते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा को बोलते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सब नोट करते चलना कॉपी में। और दूसरा को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद से लैंगिक जनन के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो अलैंगिक जनन, अब अलैंगिक जनन क्या होता है, देखो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति किससे होती है, एकल जनक से होती है, मतलब अकेले, एकल मतलब क्या होता है, अकेले, अकेले से होती है, तब उसे कहा जाता है कि उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन, मतलब सिंगल पेरेंट से होती है तो उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में होता क्या है, इस जनन से उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से समान होने के साथ आपस में भी समान होते हैं। इस प्रकार के संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी जीव अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं, जो भी जीव किससे जन्म हुए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न हुए हैं, वो सब के सब एक जैसे दिखते हैं, मतलब उनमें कोई अंतर नहीं होता और उनके डीएनए में भी कोई अंतर नहीं होता। आनुवांशिक, जो आनुवांशिक मतलब उनके डीएनए आरएनए जो भी हैं, तो उनमें भी कोई फर्क नहीं होता है और बाहर से भी देखने में कोई फर्क नहीं है। मतलब इस तरह के सभी जीव एक समान दिखाई देंगे तुमको। और इन सभी जीवों क्या बोला जाता है, एक पुंजक या इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्लोन। क्लोन मतलब सेम टू सेम दिखने वाला जीव। ठीक है, अब देखो अमीबा में, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल है कि अलैंगिक जनन किस अलैंगिक जनन से होता है। सबसे पहले अमीबा, सबसे फेमस एग्जाम्पल, सबसे फेमस प्रोटोजोआ अमीबा, प्यारा सा जीव है, छोटा सा जीव होता है अमीबा। अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा होता है। ये चीज लाइन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है और हो सकता है इस साल भी पूछेगा। अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, द्विखंडन के द्वारा, मतलब एक अमीबा टूट के कई अमीबा बनाएगा, 2 अमीबा बनाता है। देखो अमीबा ये यहाँ पे एक तरह से है, थोड़ा सा अपने शरीर को फैलाएगा पूरा और ज्यादा चौड़ा करेगा, केंद्रक इसका क्या होगा, डिवाइड होने लगेगा, 2 जगह क्या होगा, डिवाइड होने लगेगा, और लास्ट में दोनों टूट के क्या आ गए, यहाँ बीच में से ब्रेक हो जाएगा। बीच में से ब्रेक होने के बाद क्या होगा, 2 अमीबा, यहाँ पे डॉटर अमीबा इसको बोलते हैं, चाहे इसको बोलते हैं डॉटर सेल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो एक अमीबा टूट के कौ बनाया, 2 पे। तो इस तरह से अमीबा में द्विखंडन होता है। अब इसी तरह अमीबा की तरह एक और जीव है, उसका नाम क्या है, पैरामीशियम। नाम क्या है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम भी क्या है, पैरामीशियम में भी अलैंगिक जनन ही होता है और पैरामीशियम में भी क्या होता है, द्विखंडन ही होता है। जैसे अमीबा में होता है वैसे ही द्विखंडन इसमें भी होता है। ठीक है, ईस्ट एक जीव कवक है। अब कवक में क्या होता है, कवक में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। कवक में भी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। अब इसका फिगर बताते हैं कैसे होता है ये। देखो जो ईस्ट है ना, ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अब मान चलो ये पूरा का पूरा बॉडी क्या ईस्ट का है,
ठीक है, इस पूरा बॉडी इष्ट है। छोटा सा एक क्या होगा, इसमें पहले से मुकुल निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, मुकुल। और मुकुल निकलने के बाद ये अपने पेरेंट बॉडी से ही क्या करेगा, जुड़ा रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। बड़ा होते 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 क्या होगा, अपने मातृ कोशिका से, माने इससे क्या होगा, इससे ये अलग हो जाएगा। इससे अलग होकर नया जीव यहाँ पे देखोगे, नया जीव बना देगा यहाँ पे, और ये मातृ कोशिका उसका क्या होगी, अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरह छोटा सा मुकुल निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर अपने मेन पौधे से, मतलब जो जीव है उससे अलग होकर नया सेल, न्यू सेल यहाँ पे क्या करता है, बनाता है। या फिर इसको भी बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल मैंने जो छोटा सा सेल पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब शैवाल में कैसे अलैंगिक जनन होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन विखंडन, चीजें याद रखिएगा, खंडन या बीजाणुओं द्वारा होता है। तीनों शैवाल में अलैंगिक जनन 3 तरीके से हो सकता है, विखंडन से, खंडन से या बीजाणुओं से। अब एग्जांपल में क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल का नाम है, और उसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट विभाजन के बाद 2 या 4 चल बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु गतिशील और द्विसाभिक होते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये जो फिगर बना है इसमें, तो इस तरह से ये उसका दिखता है। ठीक है ना, मतलब कि उसके चल बीजाणु दिखते हैं। यहाँ पे गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 गो फ्लैजिला यहाँ पे दिखेगा तुमको। 2 फ्लैजिला मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो ब्लू ब्लू आपको देखेंगे वो 2 गो क्या है, इसके फ्लैजिला है। तो द्विसाभिक मतलब बाई फ्लैजलेट। बाई फ्लैजलेट का मतलब होता है बाई फ्लैजलेट का मतलब होता है द्विसाभिक, माने 2 गो फ्लैजिला। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कवक के बारे में पढ़ते हैं कि कवक में कैसे अलैंगिक जनन होता है। कवक में अलैंगिक जनन 3 तरीके से होता है। एक तो होता है चल बीजाणु द्वारा, दूसरा क्या होता है कोनोडिया द्वारा, और तीसरा क्या होता है अचल बीजाणु द्वारा। अब ये तीनों बहुत फेमस चीज हैं। थोड़ा सा इंक इसमें थोड़ा डार्क लग रहा है, तो मैं इसको व्हाइट वाला कर लेता हूँ। व्हाइट वाला नहीं, मतलब रेड कर लेता हूँ। ठीक है, चल ठीक है। तो कोनोडिया द्वारा बनते हैं, जैसे पेनिसिलियम। सबसे फेमस एग्जाम्पल किसका है, पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम में जो अचल बीजाणु होते हैं कोनोडिया होते हैं, कोनिडिया। पेनिसिलियम में अचल बीजाणु क्या बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं। इसी तरह राइजोपस और म्यूकर, ये दोनों के दोनों क्या है, एग्जाम्पल है। ये दोनों के दोनों क्या है, पेनिसिलियम और राइजोपस एग्जाम्पल है किसके, कवक के। ठीक है, कवक के एग्जाम्पल हैं, और इनमें अचल बीजाणु बनते हैं। ठीक है, अब हाइड्रा में पढ़ते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन कैसा होता है, 6 नंबर। हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है किस तरह से होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ये भी बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कई बार ये पूछ चुका है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो हाइड्रा में याद रखिएगा अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। अब सेम वही हाइड्रा में भी दिखता है, जैसे ये मेन पेरेंट बॉडी है हाइड्रा का। ठीक है, इसमें से एक छोटा सा यहाँ देखोगे तो मुकुल निकलेगा। यहाँ पे देखोगे तो छोटा सा क्या करेगा, एक मुकुल निकलेगा, और मुकुल अपने बॉडी से जुड़ा रहेगा। मेन पेरेंट जो बॉडी है उसका, उससे जुड़ा रहेगा, और उससे जुड़ते धीरे धीरे अपना ग्रोथ करेगा। और ग्रोथ करने के बाद फाइनली क्या होगा, अपने मेन पौधे से वो अलग होकर नया जीव बनाएगा, और ये मेन जो पहले वाला था वो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, रह जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रा समझ में है, मुकुलन। अब आगे बढ़ते हैं। सीफा। सीफा या साइकॉन, ये स्पंज होते हैं, ये भी एक तरह के जीव हैं। ठीक है, ये समुद्र के एकदम बॉटम पे पाए जाते हैं, मतलब समुद्र के एकदम नीचे। ठीक है, तो ये सीफा या साइकॉन जो होते हैं ये स्पंज को बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, स्पंज को। अब ये होते क्या है, अब सीफा साइफोन में या फिर अलैंगिक जनन जो होता है इनमें भी मुकुलन होता है। इनमें भी क्या होता है, इनमें भी मुकुलन ही होता है इसमें, लेकिन मुकुल जो होता है आंतरिक होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आंतरिक होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जब हाइड्रा में है तो आपको हाइड्रा में यहाँ पे क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा कि जो मुकुल है ये बाहर से इस तरह से विजिबल हो रहा है। यहाँ पे जो मुकुल है कहाँ पे, यहाँ से बाहर आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है ना, ये बाद में अलग हुआ है। लेकिन जेम्यूल्स सीफा या साइकॉन में जो मुकुलन होता है, जो मुकुल बनता है वो अंदर बनता है, बॉडी के अंदर बनता है। कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। ये जो भी जीव है ना, इस तरीके से ओपनिंग एक छोटा सा इस पे रहता है, और यहाँ पे इस तरह से। तो जेम्यूल जो बनता है इनके अंदर बनते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और उनको कहा जाता है जो अंदर जेम्यूल जो बनते हैं, जो मुकुल बनता है अंदर, उसको कहा जाता है जेम्यूल। जो अंदर बने हैं ना सीफा या साइकॉन को, उसको क्या बोलते हैं, जेम्यूल्स। ठीक है, जेम्यूल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है ना, पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
तो पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब आगे बढ़ते हैं। पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है बहुत तरीके से हो सकता है। पौधों में जो कायिक प्रवर्धन कैसे हो सकता है? बहुत तरीके से होता है। पौधों में कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आते हैं प्रकंद के बारे में। प्रकंद इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइजोम। ये इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकंद द्वारा किस में जनन होता है? अदरक में हो सकता है या फिर बांस में हो सकता है। किससे होता है? अदरक में और बांस में। देखो ना, अदरक से छोटी छोटी कलियां बाहर निकलती है जिसके चलते उसमें से बड़े पौधे होते हैं, फिर आगे जाके वो क्या होते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं। उसके बाद आते हैं कि पौधों में किससे जनन हो सकता है? कंद से हो सकता है। कंद मतलब कि छोटे से ट्यूबर जो निकलते हैं पौधों में, ट्यूबर। इसको आलू में और फिर प्याज में, आलू के आंख जो होता है उसी को बोलते हैं कंद। बल्ब, बल्ब से किस में हो सकता है? बल्ब से अलैंगिक जनन किस में होता है? वो होता है प्याज में होता है या फिर लहसुन में होता है। ये चीज दोनों, ठीक है। तो ये प्रकंद, कंद, बल्ब इस सब से होता है। अब बल्ब में याद रखिएगा, बल्ब में क्या स्थिर रहता है? बल्ब में भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। बल्ब के अंदर क्या होते हैं? खाने वाली मटेरियल क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। जैसे कि आलू और प्याज और लहसुन होता है, उसका छिलका ही तो क्या करते हैं? खाते हैं। अब ऊपरी भूस्तरीय, अगला अलैंगिक जनन किससे होता है? ऊपरी भूस्तरीय। और ऊपरी भूस्तरीय से किस में होता है? घास में हो सकता है या नहीं तो स्ट्रॉबेरी में हो सकता है। ये चीज याद रखिएगा। ऊपरी भूस्तरीय से किस में होता है? या तो घास में हो सकता है और नहीं तो किस में हो सकता है? या तो स्ट्रॉबेरी में हो सकता है। दोनों में। इसको घास, जो दूब घास होता है ना, दूब घास, ठीक है, उसको कहा जाता है घास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भूस्तरीय, भूस्तरीय क्या होता है? देखो, भूस्तरीय से किस में होता है जनन? वो जलकुंभी में होता है और दूसरा किस में होता है? पिस्टिया में होता है। जलकुंभी में और किस में? पिस्टिया में। ठीक है, एक सेकंड, चलिए। जलकुंभी में होता है। अब थोड़ा जलकुंभी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बहुत फेमस हमारे देश के मेहमान हैं, जलकुंभी महाराज। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। ठीक, क्यों बोल रहा हूं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जलकुंभी है वो बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब क्यों बोलना? देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर हायसिंथ। इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? वाटर हायसिंथ। ठीक है। अब जलकुंभी क्या है? यह एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है और इसमें प्रवर्धन भू स्तरीय द्वारा होता है। अभी जो ऊपर बताए थे, प्रवर्धन किससे होता है? भू स्तरीय द्वारा होता है। यह जल में इतनी तेजी से वृद्धि करता है कि जलाशय के घुलित ऑक्सीजन को क्या करता है? सोख लेता है या फिर खींच लेता है पूरी तरीके से, जिसके चलते क्या होता है? जलीय जीव जंतु जो होते हैं, जलीय जीव जंतु वो क्या होते हैं? मरने लगते हैं। देखो, जितने भी जलीय जीव जंतु कैसे सांस लेते हैं पानी में, जो घुलित ऑक्सीजन पानी में है उसी से तो वो सांस लेते हैं। अगर जलकुंभी ही सारा ऑक्सीजन खींच लेगा तो उनके लिए कहाँ ऑक्सीजन बचेगा? इसलिए मरने लगते हैं। और ये इतने तेजी से पसरता है ना, पानी में अगर डाल दिया जाए कहीं तो इतना तेजी से फैलेगा कि पूरा का पूरा उस मतलब तालाब का, झील का सारा ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है महाविपत्ति। इसको कहा जाता है महाविपत्ति या बंगाल का आतंक। यहाँ पे हम अलग कलर कर दिए हैं और लाइन से भी खींच दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है कि किसे बंगाल का आतंक या महाविपत्ति कहा जाता है। तो याद रखना, किसको कहते हैं? जलकुंभी को कहा जाता है बाबू महाविपत्ति या और सॉरी, कहा गया? महाविपत्ति या, ठीक है, चलो, कट गया था बीच में। तो इसको कहा जाता है महाविपत्ति या बंगाल का आतंक। इसको क्या कहा जाता है? अब आगे बढ़ते हैं। जो गन्ना होता है, गन्ने में कैसे विवाह मतलब जनन होता है, लैंगिक जनन? गन्ने में से पर्व संधियां निकलती है। गन्ने से क्या निकलती है? पर्व संधियां। गन्ने में से निकलती है बाबू लोग, क्या निकलती है? पर्व संधियां। ठीक है ना। और ये पर्व संधियां निकलती है, नई कलिकाओं को जन्म देती है। और नई कलिकाएं क्या होती है? आगे चल के पौधों को जन्म देती है। जैसे यहाँ पे गन्ना का हम फिगर बनाए हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो मेन जो बॉडी होता है, इसका बीच बीच में गांठें होती है। बीच बीच में क्या होती है? यहाँ पे गांठें होती है इनकी, जिनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इंग्लिश में कहा जाता है नोड्स। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नोड। अब नोड से ही क्या होते हैं? नन्हे नन्हे पौधे क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पे गन्ना है और ये क्या है? इसका नोड है। ये इसका क्या है? इसका है नोड। ठीक है। और नोड से देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे पौधे निकले, इनको बोलते हैं पर्व संधि। और ये पर्व संधि आगे चल के नए पौधे को क्या करती है? जन्म देती है। समझ गए?
ठीक, आगे चलते हैं। अब आलू में देखते हैं कि आलू में कैसे जनन होता है। आलू के कंद में आंखें होती है। आलू कंद में क्या होता है? आंखें होती है। आप लोग तो देखे ही होंगे, आलू जो खेतों में लगाया जाता है उसके बीज से, सॉरी आलू से, तो उसमें क्या होती है? आंखें होती है। और वो आंखें में से क्या होती है? कलिकाएं निकलती है। उन्हीं आंखों में से क्या होती है? कलिकाएं निकलती हैं। और यही कलिकाएं नए नए पौधों को आगे चल के क्या करती है? जन्म देती है। छोटी छोटी होती है, व्हाइट कलर की। अब देखो, अभी तक जितना चीज पढ़े हैं, हमको लग रहा है कि सिर्फ पौधे से या फिर किसी डाल से, तना से मतलब अलैंगिक जनन होता है। ऐसा नहीं है। देखो, कुछ पौधों में जो कायिक प्रवर्धन होता है पत्तियों के द्वारा भी होता है। किससे? पत्तियों के द्वारा। आप बोलोगे हैं ये क्या बक रहे हो सर जी? सही बक रहा हूं, ठीक है। कुछ पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों के द्वारा क्यों होता है? कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दो को आपको देखने को मिलेगा। कलंचू पौधे का नाम है कलंचू वर्टिसिलेटा, और दूसरा जो नाम है वो है पत्थर चट्टा। थोड़ा सा उटपटांग नाम है, बट उसमें मत जाइए, बस इतना जानिए कि है क्या। देखो, कलंचू वर्टिसिलेटा जो है उसमें जो है पत्तियां होती है। पत्तियों में छोटा सा किनारे में क्या करते हैं? एक छोटा सा कली निकलती है। और कली निकलने के बाद ये अलग होकर नए पत्ती को क्या करते हैं? जन्म देती है नए। तो दो को एग्जाम्पल है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो कलंचू में होता है। और दूसरा क्या है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का नाम इंग्लिश में भी याद रखिएगा, बहुत फेमस है। इसको कहा जाता है ब्रायोफाइलम। ये आप देखे भी, कोई चौड़ा सा पत्ती होता है और उसी में से नई कलिका क्या होती है? बाहर निकलती है। ठीक, चलिए। अब पत्तियों देखो होता क्या है, पत्तियों के किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है जो अलग होकर नए पौधों को क्या करती है? जन्म देती है। पत्तियों में से क्या होती है? अपस्थानी कलिकाएं निकलती है जो नए पौधे को क्या करती है? जन्म देती है। आगे चल के नए पौधे को क्या करती है? जन्म देती है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शैवाल, कवक, जीवाणु, एक कोशिकीय जीव, ये सारे जो चीज होते हैं ये हमेशा वैसे तो अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कौन सा जनन करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। लेकिन कब करते हैं? सामान्य स्थिति में। अगर उनके पास कोई मतलब नॉर्मल स्टेट में है तो क्या करेंगे? अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा करेंगे? अलैंगिक जनन करेंगे। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, किसमें? प्रतिकूल माने अगर उनके लायक परिस्थिति नहीं होती तो क्या करेंगे? तब लैंगिक जनन करेंगे। शैवाल, कवक, ये सब जीवाणु जो है सब के सब लैंगिक जनन भी करते हैं, लेकिन करते नहीं है जनरली। जब प्रतिकूल परिस्थिति होगा तभी करेंगे, ऐसे नॉर्मली नहीं करेंगे। अगला पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में केवल लैंगिक जनन होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में केवल लैंगिक जनन होता है। केवल लैंगिक जनन मतलब ये अलैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन किसको कहते हैं। लैंगिक जनन किसको कहते हैं बाबू लो हमारा? बताओ। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कहते हैं, देखो, जब संतति की उत्पत्ति दो जनकों, किससे? दो जनकों से। दो जनकों मतलब एक नर और दूसरा कौन होना चाहिए उसमें? मादा। जब संतति की उत्पत्ति दो जनकों नर और मादा से होती है तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? लैंगिक जनन कहा जाता है। अब लैंगिक जनन में होता क्या है? लैंगिक जनन में क्या होता है? इस जनन में नर और मादा के युग्मक बनते हैं। नर और मादा क्या करते हैं? युग्मक बनाते हैं। और ये युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। इंग्लिश में बोलते हैं कहा गया। हाँ, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ये मिलके क्या बनाते हैं? जाइगोट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। हिंदी में इसको युग्मनज कहा जाता है। और यही युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और भ्रूण आगे चल के नए जीव को क्या करता है? बनाता है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से लैंगिक जनन होता है। अब देखो, एक चीज समझो, सभी जीवों में लैंगिक जनन के पहले वृद्धि की एक अवस्था तक आना पड़ता है। सभी जीवों को लैंगिक जनन करने से पहले वृद्धि की एक अवस्था तक आना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मान चलो हमारा जब जन्म होता है तो हम तुरंत थोड़ी ना जनन करने के लायक हो जाते हैं। कोई बच्चा भी जन्म हुआ उसका, और ऐसा थोड़ी ना कि वो खुद जनन कर सकता, भी नहीं कर पाएगा। उसको मिनिमम एक सर्टेन स्टेज तक आना पड़ेगा। सर्टेन स्टेज तक आने के बाद ही क्या करेगा? वो जनन करने के लायक हो पाएगा। अब जनन करने के लायक हो पाएगा, इसीलिए क्या होता है, तो जन्म से लेके और मतलब लैंगिक और जनन करने की अवस्था तक आने का जो स्टेज है उसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। क्या कहते हैं इसको? किशोरावस्था। जंतुओं में और पौधों में उस अवस्था को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवस्था।
पौधों में क्या कहते हैं, कायिक प्रवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज, ये चीज, ठीक है। और जंतु में क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, तब जाके वो जनन करने की क्षमता उसके अंदर क्या होती है, आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पौधों की जीवन अवधि के आधार पर पौधे को 3 भागों में बांटा गया है। पौधों किसमें बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं वार्षिक पौधे। वार्षिक पौधे वो होते हैं जिनकी जीवन अवधि कितने साल की होती है, 1 साल की। कोई पौधा ऐसा याद आ रहा है जिसकी जीवन अवधि कितना हो, 1 साल का हो? जैसे भांग, सीजनल पौधे जो होते हैं, भांग वगैरह, तो उनकी जो सीजनल मतलब जो लाइफ टाइम होता है कितने साल का होता है 1 साल का। द्विवार्षिक पौधे में मतलब जिनका जीवन अवधि कितने साल का हो, 2 साल का। बहुवार्षिक मतलब कई साल। 2 साल में, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख लो, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा भांग का पौधा सब लोग जानते हैं। द्विवार्षिक में तुम लोग लिख सकते हो अरहर, जो अरहर खेत में लगता है ना, 2 साल का उसका लाइफ टाइम होता है। और कई साल में तो जो भी तुमको मर्जी लिख लो, ठीक है ना, पीपल लिख लो, बरगद लिख लो, जो मर्जी वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये पौधे जीवन अवधि के आधार पर 3 तरह के होते हैं। पहला है वार्षिक, दूसरा है द्विवार्षिक और तीसरा है बहुवार्षिक। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सालों भर पुष्पीकरण होता है, जैसे गुड़हल और कुछ फूल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार पूछा भी है और आपको बताना भी चाहिए, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें सालों भर पुष्पीकरण होता है। इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा। कैसा है, इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है। इसका एग्जाम्पल क्या है, गुड़हल है, और भी कुछ फूल होते हैं जो साल भर पुष्पीकरण होता है। पुष्पीकरण मतलब होता है उनमें हमेशा फूल क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग पुष्पीकरण, ठीक है। और कुछ पौधे में ऐसे होते हैं जिनमें सालों भर, और एग्जाम्पल कौन है इसका, गुड़हल। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष में एक बार, वर्ष में कितना बार, सिर्फ एक बार, वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है। और जैसे इसमें होता है जामुन हो गया, लीची हो गया, सहतूत हो गया इत्यादि। सहतूत में जो तूत होता है उसको बोलते हैं। तो कुछ पौधों में सालों भर पुष्पीकरण होता है, लेकिन कुछ पौधों में वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा सबका, यहाँ पे जामुन, लीची और सहतूत होगा, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग एक केस देखते हैं। आम जो होता है ना, आम का पौधा, आम के पौधे में 2 साल में, आम के पौधे में कितना में, 2 साल में, आम के पौधे में 2 साल में एक बार, ठीक है। आम के पौधे 2 साल में एक बार, सिर्फ एक बार पुष्पन होता है। 2 साल में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है। आम बहुत इंटरेस्टिंग केस है। आम के पौधे में 2 साल में सिर्फ एक बार ही पुष्पन होता है। इस तरीके से ये कम क्यों नहीं हो रहा है यार, 3 नंबर पे, ठीक है। आम में 2 साल में एक बार पुष्पन होता है, जिसे एकांतर पुष्पन कहा जाता है। एकांतर पुष्पीकरण मतलब 1 साल पुष्पन होगा, उसके बाद रुकेगा और फिर अगले साल क्या होगा, पुष्पन होगा। जैसे मान के चलो कि 2006 में हुआ पुष्पन, इस तरीके से एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो 2007 में क्या होगा, 2007 में नहीं होगा, ठीक है। फिर 2001 के बाद कितने में होगा, 8 में होगा। इस तरीके से होता है आम में। इस तरह से 1 साल होगा, फिर 1 साल नहीं होगा, 1 साल होगा, 1 साल नहीं होगा, फिर क्या होगा, अगले साल होगा। तो इसको बोलते हैं एकांतर पुष्पीकरण। अब कुछ पौधे अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा कर सकते हैं, जैसे आम, लीची, जामुनी सब है, साल में एक बार पैदा करते हैं। आम 2 साल में एक बार पैदा करता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूरे जीवन काल में, मतलब पूरा लाइफ टाइम में अपना एक ही बार क्या कर सकते हैं, एक ही बार अपने पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार क्या कर सकते हैं, वो अपनी चीजों, अपने मतलब पुष्प पैदा कर सकते हैं। सिर्फ जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ एक बार पुष्प पैदा कर सकते हैं। और इनमें जो एग्जाम्पल है वो है अगेव और बांस। और ये याद रखना, लिख के दे रहे हैं, हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। इतना इंपॉर्टेंट चीज है 12th बायोलॉजी का, हर साल पूछता है, ठीक है। हो सकता है इस साल भी कहीं पूछ ही दे, तो इसको याद रखिएगा। अपने जीवन काल में सिर्फ ऐसे पौधे होते हैं जिस एक बार मतलब फूल पैदा करते हैं। उसमें एग्जाम्पल है अगेव है और दूसरा कौन है, बांस है, याद रखिएगा। अब देखो, बांस सामान्यतः अपने पूरे जीवन काल, मतलब उनका जीवन काल लगभग 50 से 100 वर्ष तक का होता है एक बांस का, ठीक है। अपने जीवन काल में सिर्फ केवल एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं। बड़ी संख्या में फल बनते हैं और मर जाते हैं। देखो,
अब देखो बांस में तो वैसे अभी पढ़ा है कि बांस में जो होता है कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक। और कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बांस में प्रकंद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रकंद के द्वारा। तो उसमें फूल और फल बनने का इंपॉर्टेंस क्या है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बांस में हमेशा कैसा होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। बांस में क्या होता है? हमेशा कायिक प्रवर्धन होता है। इसीलिए बांस में लैंगिक जनन का उतना महत्व नहीं है। लैंगिक जनन होता ही नहीं है बांस में। बांस में जो एक्चुअली जनन होता है किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। ये चीज याद रखिएगा। हाँ, लेकिन पुष्प पैदा करते हैं सिर्फ एक बार अपने पूरे लाइफ टाइम में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैसे पौधे, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखिएगा। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है? कि वैसे बांस जिनके जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्पन होता है उनको कहा जाता है मोनोकार्पिक। माने एक बार पुष्प पैदा। अभी एग्जाम्पल में क्या बताया यहाँ पे? आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हो बांस और अगेव। बांस और अगेव यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मोनोकार्पिक प्लांट पूछेगा तो क्या लिखोगे? बांस और अगेव लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक और फेमस प्लांट है, ठीक है। उसका नाम है एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना। यहाँ पे नाम लिखा गया है एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना। अब इसलिए नाम है, इसको एक और नाम है इसका नीला कुरेंजी। इसको कहा जाता है नीला कुरेंजी। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है ना कि देखो ये जो पौधा है एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना, ये सिर्फ 12 साल में एक बार पुष्पन होता है। इसमें कितने साल में होता है? एस्ट्राविलेंथस कुंथियाना में 12 वर्ष में एक बार पुष्पन होता है, ठीक है ना। सिर्फ जब 12 वर्ष होगा उसके बाद ही इसमें पुष्पन होगा, उसके पहले इसमें पुष्पन नहीं हो सकता है, ठीक। तो 12 साल में एक बार पुष्पन होता है। अब ये हुआ कब था? अब मतलब ये डेटा पुराना है, बट 2006 जो था ना, 2006 में एक बार इसका पुष्पन देखा गया था। 2006 में इतना ज्यादा पुष्प बना था कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 गो स्टेट है ना, इनमें पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा है। तो ये तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भर गए थे पूरा इसके पूरे पुष्प से। मतलब नीला कुरेंजी का जब फूल है ना, उससे पूरा तरीके से ये भर गए थे ये, और पूरा कालीन सा बीच गया था। मतलब पूरा 3 गो स्टेट में इसका इतना फूल बना था 2006 में नीला कुरेंजी का कि पूरा स्टेट ही भर गया था, ठीक है। अब जंतुओं में किशोरावस्था के पश्चात आकारिकी और आंतरिक संरचना में परिवर्तन आने लगते हैं। जब जंतु जनन करने के लायक होते हैं तो उनके शरीर में कुछ ना कुछ क्या होते हैं? परिवर्तन आने लगते हैं। और कैसा परिवर्तन आता है आप लोग को बता रहे हैं। परिवर्तन ऐसा आता है कि जैसे मान के चलो कि जो मेल होते हैं, जो मान के चलो हमारे में अगर देखा जाए तो जो मेल होते हैं पुरुषों में और दाढ़ी मूंछ आने लगता है। पुरुषों में क्या होता है? दाढ़ी मूंछ आने लगता है, आवाज में वजन आने लगता है। लड़के कैसे बोलने लगते हैं? सीधे चाप चाप खड़े रहो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, अमिताभ बच्चन की तरह, ठीक है। स्त्रियों में क्या होता है? स्तनों में उभार, मतलब उनके ब्रेस्ट में क्या होता है? ग्रोथ होने लगता है। उनका ऋतुस्राव जो चक्र होता है वो शुरू होने लगता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये मतलब हमारे जीवों में है, हम में है, ठीक है। अगर पौधे में बात की जाए एंजियोस्पर्म में, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उनमें क्या होंगे? फूल वूल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, बीज बीज बनना क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। तो जंतुओं में किशोरावस्था जब आती है तो ये सारे परिवर्तन हमको देखने को क्या होते हैं? मिलते हैं। अब एक चीज याद रखो, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आपस में तथा आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। जो अलैंगिक जनन था उसकी तरह नहीं है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, आपस में भी और आनुवंशिक। जैसे मान के चलो एक माँ बाप के 2 बेटे हुए ना, 2 बेटा या बेटी हुई, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होंगे और अपने माँ बाप से भी अलग होंगे। थोड़ा बहुत शकल मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, बट और चीज नहीं मिलता, ठीक है। तो लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में जैसे सेम होते हैं वैसे लैंगिक जनन में नहीं होता। लैंगिक जनन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। याद रखिएगा, जो जीव पैदा होंगे कैसे होंगे? भिन्न भिन्न पैदा होंगे। अब मध्य चक्र किसको कहा जाता है? मध्य चक्र। ये मध्य चक्र देखो, इसको एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहा जाता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में, इसके एग्जाम्पल देखोगे बहुत फेमस है। मध्य चक्र कहते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहा जाता है। अब मध्य चक्र किसमें पाया जाता है? गाय में, कुत्ता में, चीता में, हिरण में, चूहा में, भेड़ में, बकरी में, इन सब में। ऐसे बोल लो कि मध्य चक्र जनरली क्या होता है? साल में क्या होता है? 1 या 2 बार आता है। साल में 1 या सिर्फ 2 बार होता है।
साल में एक बार या 2 बार होता है। जैसे गाय में देखोगे साल में 1 बार होता है, कुत्ता में शायद 2 बार होता है कि 1 बार होता है, चीता में, ठीक है ना, ये भेड़ बकरी में शायद 6 महीना पे होता है इस तरीके से, और चूहा में शायद 6 महीना या साल भर में होता है। तो मध्य चक्र किसको कहा जाता है? मध्य चक्र कहा जाता है कि जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये देखने को मिलता है मध्य चक्र। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है मध्य चक्र, ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र। अब ऋतुस्राव चक्र किसको बोलते हैं? देखो, ऋतुस्राव चक्र किसको कहा जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहा जाता है। और प्राइमेट स्तनधारी कौन कौन आते हैं? मनुष्य है, बंदर है, गोरिल्ला है, ये जितने भी जीव हैं इस सब में क्या है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, चिंपैंजी वगैरह, बंदर वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा एकदम लैंगिक जनन और इसका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती है और लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।